सेक्टर 18 सेक्टर 20 कोई सेक्टर नहीं है, एक पूरा शहर है। कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ आज बिल्कुल। 2009 में 21,000 प्लॉट अलॉट किए गए थे। प्रॉपर्टी में काफ़ी बूम आया था उस समय। उसके बाद वहाँ आंदोलन हुए थे काफ़ी ज़्यादा। ये भट्टा पार्सल का कांड वही सेक्टर 18 सेक्टर 20 वाला ही कांड था। वो ऐसा कांड था जिसमें डीएम को भी गोली लगी थी, वो ऐसा आंदोलन था। तो 2010-11 के बाद वो लैंड डिस्प्यूटेड लैंड हो गई। वहाँ का कोई बायर नहीं था, मतलब जस्ट लाइक डेड इन्वेस्टमेंट। जब एयरपोर्ट लेके आए तब लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से चेंज हुआ। बायर्स हमारे इन्वेस्टर्स जो आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, 100% सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी है। एग्रीमेंट टू लीज, ये टर्म ये एग्रीमेंट टू लीज हो रखा है, वो व्यक्ति अपने नाम रजिस्ट्री अगर कराते हैं। इंडिया में एक ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है। तो जब एयरपोर्ट चालू होगा, फिल्म सिटी चालू होगी, इंडस्ट्री सेक्टर चालू होंगे, लोग काम करने वाले आएंगे, वहाँ प्लॉट की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी, मार्केट कहाँ से चलता है? सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई तो लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, तो रेट कहाँ जाएगा? रेट जबरदस्त बढ़ेगा। ये फ्यूचर इसका ईडा का है। अगले 5 साल में कम से कम 1,80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का 1,80,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट होगा। ये 44-45 डेज में प्रॉपर्टी में कम से कम 10 से 15% का पीस आने की 100 नहीं 200% चांसेस इन जस्ट 45 विद इन 45 डेज। और मैं तो यही कहूँगा कि जिसके पास पैसे रखे हैं जी, वो यमुना में इन्वेस्ट करे। जमीन और मकान सिर्फ संपत्ति नहीं, ये हमारे आने वाले कल का सपना होता है। नमस्कार दोस्तों, अनलॉकिंग रियल एस्टेट में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अमन आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसे रेजिडेंशियल एरिया के बारे में जिसके पूरा देश बात कर रहा है। वो रेजिडेंशियल एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया, जिसपे हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं एसकेडी प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर पवन मिश्रा सर। पवन मिश्रा सर को रेजिडेंशियल एरिया ईडा के बारे में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और आज हम सर से जानेंगे एरिया के डेवलपमेंट, एरिया की एनमिटीज़, एरिया में कौन कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं रेजिडेंशियल और उसमें फ्यूचर क्या है। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद अमन। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे रेजिडेंशियल एरिया ईडा में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं और कितने कितने साइज के प्लॉट्स आते हैं। अमन, एक्चुअली जो यमुना अथॉरिटी का जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। वो है सेक्टर 18, 20, 22D, 17, 16। ये मेनली सेक्टर्स हैं। जो मेन अट्रैक्टिव जो सेक्टर्स आज की डेट में हैं वो 2 सेक्टर मेनली काम आते हैं। वो सेक्टर हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20। ये 2 सेक्टर जो सेक्टर जिनका नाम ले रहे हैं 18, 20, ये सिर्फ सेक्टर नहीं है, ये पूरा एक शहर है। पूरा एक शहर है, क्योंकि सेक्टर 18 के अंदर बात करें तो नंबर ऑफ पॉकेट्स इसके अंदर हैं। सेक्टर 20 के अंदर बात करें तो नंबर ऑफ पॉकेट्स उनके अंदर है। और वहाँ के पॉकेट गेटना और नोएडा के जो सेक्टर्स होते हैं उन सेक्टर्स में जितने प्लॉट होते हैं वो वहाँ की पॉकेट्स में प्लॉट होते हैं। तो सेक्टर 18 सेक्टर 20 कोई सेक्टर नहीं है, एक पूरा शहर है। और प्रॉपर बेल तरीके से, बेल डिजाइन तरीके से, जितना अच्छा नोएडा है, नोएडा आपने देखा, नोएडा से थोड़ा सा इन्हांस किया, गेटना किया, क्योंकि नोएडा की रोड और यहाँ की रोड में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ की गेटना की रोड नोएडा की रोड से चौड़ी है। अब यहाँ से हम यमुना में चले जाते हैं तो यमुना को यहाँ से भी एक अच्छे तरीके से, एक प्लान के तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है। वहाँ की रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से भी मच बेटर है। तो वहाँ जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो सेक्टर मेनली यही सेक्टर्स आते हैं। इन सेक्टर्स में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट जो है, क्योंकि वहाँ जो प्लॉट के साइजेज हैं वो प्लॉट के साइजेज आपके 60 मीटर से स्टार्ट हो जाती है। 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है, फिर आपका 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होता है, फिर आपका 120 स्क्वायर मीटर का, 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट भी हैं, 200 स्क्वायर मीटर भी कुछ प्लॉट भी हैं, 300 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के हैं। लगभग 14,000 के आसपास प्लॉट जो हैं 300 स्क्वायर मीटर के ही हैं। आपके 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, आपके 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स, 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स, 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स। ये सारे जो प्लॉट्स हैं ये सब रेजिडेंशियल हैं, 100% रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। और प्रॉपर तरीके से, मतलब, और जैसी, मतलब क्या है, ये 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं तो जैसे सेक्टर में लोगों की डिमांड होती है तो ईडा ने बड़ी अच्छी तरीके से ये डिजाइन किया है कि नंबर ऑफ, ये मतलब सप्लाई एंड डिमांड को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है। जैसे 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, नंबर ऑफ प्लॉट बहुत कम है क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है, उसके बाहर खरीदने वाले भी कम होते हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो पिछले सालों से जो यमुना में चल रहा है वो इसी हिसाब से चल रहा है, जिससे कि रेट एप्रिसिएशन
अगर एप्रिसिएशन की बात देखते हैं तो 300 मीटर में पर स्क्वायर मीटर अगर रेट देखते हैं, जो एप्रिसिएशन हुआ है 300 मीटर में, वही 500 में हुआ है, वही 1000 में हुआ, वही 2000 में, वही 4000 में। तो एप्रिसिएशन जितना जिसने पैसा लगाया वैसे वैसे एप्रिसिएशन हुआ है। तो ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं मेनली। सर जैसा कि आपने रेजिडेंशियल सेक्टर बताया, सेक्टर 16 हो गया, 17 हो गया, आपने 18-20 की बात की, 22D की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी क्या है, डेवलपमेंट क्या चल रहा है, अभी वहाँ का लेआउट कैसा है, या इन फ्यूचर वो कितना डेवलपमेंट हम कितने सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डेवलपमेंट या वहाँ तक पहुँच जाएगा? मैं आपको हकीकत बताता हूँ आज बिल्कुल, जी। ठीक है? जो हमारे सभी बायर्स जो क्लाइंट से मीटिंग्स होती है तब डिस्कस करते हैं हम लोग, और जनरली जब मीटिंग्स होती है, ग्रुप मीटिंग्स होती है, तब भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम आपको इसमें आज पूरी जानकारी आपको देते हैं। जी। ये जो यमुना अथॉरिटी ने जो प्लॉट अलॉट किए थे, स्टार्टिंग जो फर्स्ट अलॉटमेंट था वो 2009 में था। ओके। 2009 में 21,000 प्लॉट अलॉट किए गए थे, ओके। ठीक है? उस समय प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हुआ करती थी वो थी 4,750 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, अथॉरिटी का अलॉटमेंट रेट था, ओके। ठीक है? तो उस समय नंबर ऑफ लोगों ने एप्लीकेशन डाले तो 21,000 प्लॉट अलॉट हुए थे। और उसके बाद इस प्रॉपर्टी में काफ़ी बूम आया था उस समय 2009-10 में। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रॉपर्टी चली गई थी। 4750 की अलॉटमेंट हुई। प्रॉपर्टी का रेट 2009 और 10 में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल था, काफ़ी प्रॉपर्टी सेल हुई। फिर उसके बाद आपने देखा, आपने सुना भी होगा, या हमारे आपके जो व्यूअर्स जानते होंगे सब, कि उसके बाद वहाँ आंदोलन हुए थे काफ़ी ज़्यादा, फार्मर्स एजिटेशन हुए थे, ठीक है ना? किसान आंदोलन जब हुए तो क्योंकि ये लैंड जो भट्टा पार्सल का आपने कांड सुना, भट्टा पार्सल हाँ। जो आंदोलन हुआ था, जी, जिसमें जी। हमारे राहुल गांधी जी भी आए थे और बड़ा हाँ। हंगामा हुआ था, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है, ठीक है ना? जी। तो ये भट्टा पार्सल का कांड वही सेक्टर 18 सेक्टर 20 वाला ही कांड था, ठीक है? तो वो जब ओके, ओके। हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, काफ़ी बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसमें, क्योंकि वो ऐसा कांड था जिसमें डीएम को भी गोली लगी थी, वो ऐसा आंदोलन था। कई सारे ओके। पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस जो है कई महीने तक वहाँ पे पुलिस की छाप नहीं बनी रही। वहाँ के किसान भी भाई कई सारे जेल में भी गए, और वहाँ के बहुत सारे, मतलब एक बड़े स्केल पे जो है एक आंदोलन उधर हुआ था। तो वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कोर्ट में पहुंची, लिटिगेशन हुए, ठीक है ना? तो 2010-11 के बाद वो लैंड डिस्प्यूटेड लैंड हो गई, ठीक है ना? तो वहाँ पे डेवलपमेंट जो है उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है? और जब वहाँ आंदोलन इतने ज़्यादा हुए, किसानों ने बहुत सारे केसेस कर दिए, अथॉरिटी जब ज़मीन पे कब्जा नहीं ले पाई, बायर्स या इन्वेस्टर्स जो थे उनका इंटरेस्ट उस एरिया से हट गया था, क्योंकि डिस्प्यूटेड लैंड हो गई थी। उस लैंड में क्लाइंट का इंटरेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया था, क्योंकि कोर्ट केस चल रहे थे, तो वहाँ सेल परचेज पूरी तरीके से रुक गई थी। तो जो 2009 में स्कीम में जो प्लॉट निकले थे, वो प्लॉट निकलने के बाद 2019 तक उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, 2010 में तो प्रॉपर्टी रेट ठीक हुआ, 2010 के बाद प्रॉपर्टी का रेट तो है जो है वहाँ पे एक नीचे चला गया। वहाँ का कोई बायर नहीं था, मतलब जस्ट लाइक एक डेड इन्वेस्टमेंट, लोगों को ये लगा कि प्रॉपर्टी डेड प्रॉपर्टी है, इसका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। ओके। फिर उसके बाद जब एयरपोर्ट का अनाउंस हुआ कि एयरपोर्ट इधर आएगा। पहले एयरपोर्ट जा रहा था, कभी पलवल जा रहा था, कभी मथुरा जा रहा था। फिर बाद में क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सांसद महोदय जो है वो डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने क्योंकि पहले ये उड्डयन मंत्री थे, तो इनका विशेष जो है इसमें एक योगदान रहा कि एयरपोर्ट को इधर लाने के लिए, क्योंकि कई बार पलवल चला गया, कभी मथुरा चला गया, कभी कहीं, तो इनका काफ़ी योगदान था। फिर इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद एयरपोर्ट इधर इन्होंने जो है लेके आए, ठीक है ना? जब एयरपोर्ट लेके आए, एयरपोर्ट का जब 100% सुनिश्चित हो गया कि हाँ एयरपोर्ट अब यहीं आना है, तब लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से चेंज हुआ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। और जो केसेस चल रहे थे, वो केसेस भी जब एयरपोर्ट चला तो अथॉरिटी एक्टिव हुई। अथॉरिटी ने जो फार्मर्स के जो केसेस थे उनको सॉर्ट आउट करना चालू कर दिया, ठीक है? उनको जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन चार्जेस थे, अथॉरिटी ने, क्योंकि हाई कोर्ट ने लगा दिया अथॉरिटी के ऊपर कि आपको फार्मर्स को जो अलॉटमेंट रेट दिया है, फार्मर्स से ज़मीन खरीदी है, वो ज़मीन के साथ साथ इनको एक्स्ट्रा कंपनसेशन चार्जेस भी दो। तो अथॉरिटी ने किसानों को एक्स्ट्रा कंपनसेशन चार्ज भी दिए। फिर फार्मर्स के केसेस हटे, तब वहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है? फिर रोड बनना चालू है, रोड बनी, सीवर लाइन पड़े, पार्क बने। जब इतना बड़ा एरिया है, ठीक है? फिर उसके बाद कोविड आ गया, 2 साल तक कोविड रहा, ठीक है? तो 2 साल तक काम बिल्कुल अटक गया।
तो वहाँ पे फिर भी आप अगर देखें 2019 के बाद जब वहाँ डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके चालू हुआ, जब वहाँ पे सारी लिटिगेशन खत्म हुए, एयरपोर्ट का वो फिक्स हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो है डेवलपमेंट के लिए टाइम कितना मिला? एक तो 2019 का टाइम मिला, कोविड में काम रुक गया, उसके बाद 2022 में स्टार्ट हुआ, एंड में 22 में, 23 में, 24 में। तो आप अगर देखें डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट देखें जाके उधर साइड में, तो काफ़ी लगभग 70-80% तक डेवलपमेंट हो चुका है। आपने देखा होगा या वीडियोज़ के माध्यम से, या वहाँ जब क्लाइंट्स जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं, तो सेक्टर 18 देखते हैं, सेक्टर 20 देखते हैं, 100 मीटर की रोड देखते हैं, 60 मीटर की रोड देखते हैं, 24 मीटर की रोड्स देखते हैं, 45 मीटर रोड्स देखते हैं, तो वो रोड जो है ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। क्योंकि जब एरिया का डेवलपमेंट चल रहा होता है तो 100% ओके नहीं होता, बट रोड का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, सीवर लाइन का काम चल रहा है, कई सेक्टर्स में पार्क डेवलप हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स भी लग चुके हैं। इवन आज की डेट में ये सिचुएशन है कि अगर हम साइट पे देखें जाके, तो लगभग आपको वहाँ पे 2000 प्लॉट्स में जी। कंप्लीसन हाउसेस लोग बना रहे हैं। अच्छा, मतलब completion बनने लगे हैं वहाँ पे। कंप्लीसन बनना चालू हो गया है। जी। लगभग 2000 में, जिसमें 400-500 प्लॉट तो ऑलरेडी कंप्लीसन बन चुका है, ओके। और बाकी प्लॉट्स में कंप्लीसन का काम तेजी से चल रहा है। ओके। तो और कई घर में जैसी जानकारी मुझे है, जी। लगभग 3 से 4 घर ऐसे भी हैं जहां लोग अपना सोलर वगैरह लगा के और अपने उसमें जो है सेक्टर में शिफ्ट भी हो चुके हैं, अच्छा। तो रहना भी चालू कर दिए हैं। ओके 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 सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आंदोलन हो गया था, किसान आंदोलन हो गया था, उसमें लैंड डिस्प्यूट हो गई थी, ये सब चीज़ें हो गई, तो एक बायर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में ईडा को लेके एक बहुत बड़ा डाउट आज के टाइम में ये है, रजिस्ट्री प्रोसेस को लेके। और उसके साथ साथ में आप हमारे बायर्स को और हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइएगा कि एक अलॉटी जो है, जिसको अथॉरिटी अलॉट करती है प्लॉट, उसका रजिस्ट्री का पीरियड क्या होता है, और एक बायर को अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो रजिस्ट्री के लिए उसको क्या, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, आपके एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन अपने लगा दिए हैं। कोई नहीं, जी मैं सर। एक एक करके कंप्लीट कर देता हूँ। रजिस्ट्री का प्रोसेस जो होता है वो सिंपल प्रोसेस होता है कि डेवलपमेंट जैसे ही जिस सेक्टर में डेवलपमेंट होता है, अथॉरिटी वहाँ पे जब लीज प्लान, एक होता है लीज प्लान, ठीक है, हाँ। रजिस्ट्री तब होती है क्योंकि रजिस्ट्री में लीज प्लान लगता है। ओके। तो जब रोड बन जाती है, सीवर लाइन पड़ जाता है, प्लॉट मौके पर लगे हुए होते हैं, तो अथॉरिटी लीज प्लान तैयार करती है। ओके। तो जिन प्लॉट की चेकलिस्ट, एक होता है वर्ड चेकलिस्ट, Checklist। चेकलिस्ट दैट मीन्स प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट साइट पे जाके उसका सर्वे करते हैं कि लैंड ओके है, रोड ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर वो चेकलिस्ट जारी करते हैं, फिर चेकलिस्ट के माध्यम से जो है रजिस्ट्री की लेटर भेजते हैं अलॉटीज को कि आपके रोड के घर के सामने डेवलपमेंट हो चुका है, प्लॉट का डेवलपमेंट हो चुका है, आप जो है इस प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए आप तैयार हैं, आप रजिस्ट्री कराओ इसको। तो एक लेटर इश्यू करती है अथॉरिटी कि आप इसकी रजिस्ट्री कराओ, उस पर 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो ओके। जो सेक्टर्स जिनके सेक्टर का डेवलपमेंट हो चुका होता है, जिन प्लॉट के सामने रोड, सीवर लाइन, जो बेसिक पोजीशन देने की जो प्रक्रिया, अगर वो रजिस्ट्री करा लेगा तो पोजीशन लेगा, दैट मीन्स पोजीशन तक की जो प्रक्रिया होती है, पोजीशन देने के लिए अथॉरिटी एग्री है, रेडी है, तो वो रजिस्ट्री का लेटर भेज देती है। तो एक तो आपका रजिस्ट्री का क्लियर हो गया। जी। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, जो बायर्स, हमारे इन्वेस्टर्स जो आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए रजिस्ट्री के टाइम पे? इन्वेस्टर्स, देखो अभी तो अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा स्कीम निकाला हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अभी जो रजिस्ट्री का है वो रजिस्ट्री डिले अथॉरिटी की तरफ से है, जी। ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी ने अपना बेसिक काम पूरा नहीं किया। 2009 में हाँ। स्कीम निकली, अलॉटीज को अलॉटमेंट हुआ, और 2009 से अभी तक अगर अथॉरिटी ने नहीं दे पाया तो अथॉरिटी का फॉल्ट है। तो अथॉरिटी ने जो अलॉटीज हैं उनको एक बेनिफिट दिया हुआ है कि इन केस आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को सेल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं अलॉटी हूँ, जी। मैं अपनी प्रॉपर्टी को आपको सेल करना चाहता जी। हूँ, ये स्कीम 2009 की बता रहा हूँ मैं आपको, 2009 के प्लॉट जो स्कीम में निकले थे उनकी बारे में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये 2009 तो 2009 वाला की स्कीम में जो प्लॉट निकले थे, यदि भी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई अभी तक, ठीक है, रजिस्ट्री का लेटर नहीं गया, रजिस्ट्री नहीं हो पाई उसकी, और यदि कोई व्यक्ति या मैं प्रॉपर्टी को, मैं अलॉटी हूँ, मैं प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूँ आपको, तो अथॉरिटी को मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री करे बिना, अथॉरिटी ने भी ट्रांसफर ओपन किए हुए हैं, मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी सरकार को देके, जिसमें 2% स्टाम्प ड्यूटी लगती है, आधे % की कोर्ट फीस लगती है, 2.5% का खर्चा होता है, जस्ट लाइक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
अगर हमने रजिस्ट्री नहीं कराई है तो भी हम प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स और बायर्स के लिए जो अभी है कि अगर इन केस उनको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में भी जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उनको कोई किसी तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जिनको बैंक से फंडिंग करानी है, बैंक से लोन लेना है, ठीक है ना, तो आरबीआई कहता है कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रखी है, ठीक है ना, आरबीआई की बैंक की गाइडलाइंस होती हैं कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रखी है उस प्लॉट पे हम बैंक से लोन आपको दे देंगे, ठीक है। तो प्लॉट लोन, होम लोन आपको उसी प्लॉट पे मिलेगा जिनकी रजिस्ट्री हो रखी है। बट जिनको लोन नहीं लेना है, जिनको सेल्फ फंडिंग उनके पास है, तो उनके लिए फ़ायदा है कि एक तो प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रजिस्ट्री कराएंगे तो उनका खर्चा 8-10 लाख का खर्चा आएगा, तो प्रॉपर्टी 8-10 लाख रुपए सस्ती मिल जाती है अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। तो क्योंकि अगर जिसको लोन लेना है तो उसकी मजबूरी होगी पैसे बैंक से लेना, तो रजिस्टर्ड में जाएं। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में लोन लेना ही होता है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इन्वेस्टर्स को कहीं से कहीं तक घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने कहा था ना कि जी जी क्या हाँ प्रिकॉशंस रखने चाहिए। जी इन्वेस्टर्स को अथॉरिटी के प्लॉट लेने के लिए किसी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि सारा लेखा जोखा अथॉरिटी में ही होता है, ठीक है ना। अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, 100% श्योर है, अथॉरिटी के द्वारा अलॉटेड प्लॉट है, ये ठीक है, अथॉरिटी उसको ट्रांसफ़र कर रही है, अथॉरिटी उसको रजिस्ट्री कराती है, तो सब कुछ अथॉरिटी का है, तो हमें कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। जी कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट बिल्डर काट रहा है, कोई कॉलोनी कट रही है, कुछ ऐसा है ना। अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, 100% सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी है, चाहे रजिस्टर्ड खरीदो चाहे अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदो, किसी तरह की कहीं से कहीं तक 1% भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सर, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और मेरा क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि बहुत से जो हमारे अलॉटी हैं उनके पास एक होता है एग्रीमेंट टू लीज, ये टर्म, इसको लेके भी बायर और इन्वेस्टर पूछते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्लियर हो जाए कि ये एग्रीमेंट टू लीज है क्या। एक्चुअली ये एग्रीमेंट टू लीज का जो प्रोसेस जो है वो एग्रीमेंट टू लीज मतलब आप इसके वर्ड से समझ सकें, लीज के लिए एग्रीमेंट किया जाना, जी। ठीक है। ये 2009 में जो अलॉटमेंट हुआ था, उसके बाद कोर्ट में फार्मर्स चले गए थे, अलॉटीज को लैंड अलॉट हो चुकी थी, तो अथॉरिटी ने अलॉटीज को ये कहा था कि आपकी जब रजिस्ट्री होगी तब रजिस्ट्री करा लेना। अभी रजिस्ट्री के लिए एग्रीमेंट, क्यों कोर्ट में अथॉरिटी को भी अपनी मजबूती दिखानी थी, और कोर्ट में दिखाने के लिए एग्रीमेंट टू लीज एक इम्पॉर्टेंट पेपर होता है। तो अथॉरिटी ने निकाला था कि जो लोग, और प्लस सरकार को रेवेन्यू जनरेट भी हो जाता है, कभी कभी सरकार जो है ना, जिसको रेवेन्यू चाहिए होता है, सरकार को पैसे इकट्ठे करने होते हैं, अथॉरिटी को पैसे चाहिए होते हैं, तो एक स्कीम निकाल देती है कि रजिस्ट्री सपोज 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, तो आपके पास अलॉटीज के पास भी एक लीगल डॉक्यूमेंट प्लस अथॉरिटी के पास जो लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा उसकी कॉपी, जो कि कोर्ट में जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अथॉरिटी ने 2010 में निकाला था कि जो अलॉटी हैं वो यदि अपनी एग्रीमेंट टू लीज कराते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट टू लीज कराते हैं, तो जब उनको रजिस्ट्री करानी होगी तो स्टाम्प ड्यूटी आज की आप पे करते हैं, आज जो भी सर्कल रेट है आज की स्टाम्प ड्यूटी पे करके आप एग्रीमेंट टू लीज कराएंगे। जब इस प्लॉट का पोजीशन मिलेगा आपको, तब आप रजिस्ट्री जब कराएंगे तो आपको सिर्फ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये पे। तो जिनकी एग्रीमेंट टू लीज हो रखा है वो व्यक्ति अपने नाम रजिस्ट्री अगर कराते हैं तो सिर्फ 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लेके और रजिस्ट्री करा सकते हैं, ठीक है ना। यदि उनको प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है ना, यदि उनको प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है कि नहीं रजिस्ट्री नहीं करानी है, उनको प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट लीज को सरेंडर करना पड़ता है। अच्छा। तो उसके सरेंडर की फीस होती है, वो ज़्यादा फीस नहीं होती, 15-20 हज़ार का खर्चा आता है उसका। तो वो फीस जमा करके जब एग्रीमेंट टू लीज होता है, क्योंकि एग्रीमेंट टू लीज उसके नाम हो रखा है जो अलॉटी है, ठीक है, एग्रीमेंट टू लीज उसका नाम जिसको अलॉटी है, तो एग्रीमेंट टू लीज जब सरेंडर होगा, क्योंकि उसके नाम हो रखा है तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट टू लीज सरेंडर करके फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को सरेंडर डीड लगा के उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उस केस में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी स्टाम्प ड्यूटी पे कर रखी है। जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी उस समय नहीं पे कर रखी उनको तो सरकार कहती है कि आपको मिनिमम स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है जिससे कि आप ट्रांसफर कर सकें, और जिन्होंने कर रखा है एग्रीमेंट टू लीज उनको सिर्फ और सिर्फ उसको सरेंडर कराया, सरेंडर करने के बाद डायरेक्टली अथॉरिटी उसको ट्रांसफर कर सकती है। सर, जैसा कि आपने अभी हमको थोड़ी देर पहले हमें बताया कि सेक्टर 18 और 20 ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, एक पूरा शहर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सेक्टर 18 और 20 में क्या डिफरेंस है, कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो, वहाँ के डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो,
और वहाँ के फ्यूचर के हिसाब से देखें तो सेक्टर 18 और 20 का डिफरेंस क्या है? सेक्टर 18 और सेक्टर 20 कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी। 100 मीटर की बीच में रोड जाती है। ओके। अब आपने देखा होगा नक्शे में 100 मीटर की जी। बस रोड जाती है बीच में, और 100 मीटर रोड से दोनों सेक्टर को डिवाइड किया गया है। ओके। ठीक है, जी। दोनों सेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। रेट आज की डेट में रेट ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ओके। 18 सेक्टर में 300 मीटर के प्लॉट ज़्यादा हैं। हम्म। ठीक है, मैक्सिमम प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के हैं। जी। सेक्टर 20 में 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट भी हैं, और 500 स्क्वायर मीटर के भी हैं, 1000 स्क्वायर मीटर के भी हैं, 2000 स्क्वायर के, 4000 स्क्वायर मीटर के भी हैं। ठीक है, ओके। तो डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि सेक्टर 20 जो है वो आपका फिल्म सिटी के बिल्कुल नज़दीक हो गया। जो अच्छा। फिल्म सिटी आ रही है, इंटरनेशनल फिल्म सिटी अपनी सेक्टर 21 में आ रही है। 21 से लगा हुआ सेक्टर जो है 20 है। तो सेक्टर 20 जो है वो फिल्म सिटी के पास है, उसकी एयरपोर्ट से डिस्टेंस कम हो जाती है, एयरपोर्ट के पास हो जाता है। सेक्टर 18 क्यों 20 से पहले पड़ता है, तो ये परी चौक के पास, गेटना के पास चला आता है। ठीक है, ओके। तो 18-20 में अगर हम दोनों को देखते हैं, वो एयरपोर्ट से थोड़ा सा 5 किलोमीटर पहले पड़ जाता है, ये 5 किलोमीटर गेटना से नज़दीक पड़ जाता है। तो कोई डिफरेंस है, रेट भी ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट भी ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, रोड, स्ट्रीट लाइट, रोड, पार्क ऑलमोस्ट सब सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे सर अभी आपने बताया कि हम्म। फिल्म सिटी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके साथ साथ में जो ईडा में एक ह्यूज ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, हाँ, उसका रेजिडेंशियल एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा और उसका एप्रिसिएशन कैसा रहेगा इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो? देखो, फिल्म सिटी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है यहाँ पे। ओके। ठीक है, बड़े बड़े स्टूडियोज यहाँ लगेंगे। जब यहाँ स्टूडियोज लगेंगे तो वहाँ काम करने वाले लोग भी आएंगे बहुत सारे। ठीक है ना, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जी। एक तो फिल्म सिटी, क्योंकि बड़ी फिल्म सिटी है, तो मुझे लगता है हज़ारों लोग उसमें काम करने वाले होंगे। ठीक है, दूसरा जो यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स लग रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जिसमें इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। आज की डेट में भी 10 से 12 इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। बाकी बड़े बड़े लैंड बैंक, बड़े बड़े प्लॉट्स इंडस्ट्रीज के हैं, जो कि इंडस्ट्री अथॉरिटी बहुत फोकस्ड है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो जब इंडस्ट्री लगेगी वहाँ भी काम करने वाले लोग आएंगे। ठीक है, एयरपोर्ट आपका चालू होने वाला है। ठीक है, एयरपोर्ट का डेट अभी फिक्स हो गया है, 30 अक्टूबर को मोदी जी आ रहे हैं, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए डेट फिक्स हो गई है। तो 30 अक्टूबर को वो जब आ जाएंगे तो एयरपोर्ट, जब इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो इतने बड़े एयरपोर्ट पर बहुत संख्या में लोग काम करने वाले लोग होते हैं। तो जब वहाँ एयरपोर्ट बनेगा, फिल्म सिटी हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गए, जब एयरपोर्ट होगा तो वहाँ पे होटल्स भी आएंगे, 5 स्टार होटल्स भी आएंगे, 3 स्टार होटल भी होंगे, नॉर्मल होटल्स भी होंगे। ठीक है ना, तो जब इतनी संख्या में जब एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होगा, तो वो रहेंगे कहाँ? जी। हाँ। रहने की जगह चाहिए। जी। अथॉरिटी के पास, जो यमुना अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी के पास सेक्टर 18, सेक्टर 20 में मैक्सिमम प्लॉट्स हैं। आपके सेक्टर 17, सेक्टर 16, सेक्टर 22D, यही मेनली सेक्टर्स हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। इन सेक्टर्स में टोटल प्लॉट्स कितने हैं? जो टोटल प्लॉट है वो 30,000 के आसपास प्लॉट है, 30,000 प्लॉट, 30,000 प्लॉट है, 30,000 प्लॉट है। लाखों लोग काम करने वाले उधर आएंगे, लाखों लोग। जब लाखों लोग काम करने वाले आएंगे उधर, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है जब उधर काम करेंगे तो चाहेंगे कि हम उसी के आसपास अपना घर बनाएं। जी बिल्कुल। ठीक है, आसपास घर बनाएं। अच्छी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, अच्छा पैकेज होता है। आईटी इंडस्ट्रीज लगी, उसमें अच्छे पैकेज होते हैं। एयरपोर्ट पे काम हुआ, अच्छे पैकेज होते हैं। इंडस्ट्रीज लगेंगे, इंडस्ट्री बिजनेसमैन भी आएंगे। तो लैंड कहाँ है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है। सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22, यही सेक्टर्स हैं। तो इनकी डिमांड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो आज की डेट में रेट है, आज आप ये देखो वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज टोटली इन्वेस्टमेंट चल रहा है, या एंड यूजर पर्पज से क्या कुछ 10 से 15% लोग एंड यूजर हैं, जिनको मालूम है कि एयरपोर्ट बनेगा, फिल्म सिटी आएगी। आज की डेट में चलो हमारा, हम रेंट पे रह रहे हैं, अपना प्लॉट हो जाएगा, जब एयरपोर्ट आ जाएगा तो रेट भी बढ़ जाएंगे, तो हम वहाँ जाकर बना के अपना कोठी में रहेंगे आराम से। ठीक है, एक तो ये है। बाकी 85-90% वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं, तो रेट एप्रिसिएशन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्वेस्टर
उसी जगह अट्रैक्ट होता है कि जहाँ आज की डेट में कुछ ना हो और भविष्य में सब कुछ आने वाला हो। तो ईरा में क्या है, आज की डेट में वहाँ पे देखने साइड पे जाएंगे तो सिर्फ डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा होता हुआ, ठीक है ना। अभी लोग रहना बहुत ज़्यादा चालू नहीं हुए हैं या इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चालू नहीं हुई है, ये सब चालू होना है। तो जी जब एयरपोर्ट चालू होगा, फिल्म इंडस्ट्री चालू होगी, इंडस्ट्री सेक्टर चालू होंगे, लोग काम करने वाले आएंगे, वहाँ प्लॉट की डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी, मार्केट कहाँ से चलता है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई तो लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है, तो रेट कहाँ जाएगा, रेट ज़बरदस्त बढ़ेगा। ये फ्यूचर इसका ईरा का है। मुझे जो लगता है कि जो आज की डेट में गुड़गांव का जो रेट है, हाँ गुड़गांव का जो रेट है आज की डेट में लगभग 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का आसपास का रेट चल रहा है गुड़गांव में, ठीक है ना। गुड़गांव में पानी की समस्या है, ये सबको जानकारी है। जी जी वाटर लॉगिंग की समस्या, वहाँ पे बारिश तेजी से हो जाए तो पानी प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता, वहाँ पे जाम लग जाता है और पानी रोड पे ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना। जी हमारा जेवर, जहाँ ये ईरा के जो सेक्टर्स हैं, यहाँ पे न पानी की कोई समस्या है, न कोई पॉल्यूशन की समस्या है। जितना चाहे सरकार डेवलप करे, इनके पास ज़बरदस्त लैंड बैंक है, ठीक है ना। इनकी प्लानिंग, अद्भुत प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग से चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो डेवलपमेंट है, या जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ के आईटी प्लॉट्स हो गए, इवन रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो गए, इन प्लॉट्स के रेट गुड़गांव से ज़्यादा निकलेंगे अगले 10 साल में। अच्छा, चलिए सर, मैं आपसे इसी के साथ में एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि गुड़गांव और ईडा में डिफरेंस क्या है? प्लानिंग को लेके अगर आप बताना चाहें तो प्लानिंग को लेके, या फ्यूचर डेवलपमेंट को लेके आप बताना चाहें तो कुछ थोड़ा सा एक मतलब वो डिफरेंस जो होता है। नहीं, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज की हाँ डेट में तो गुड़गांव वेल डेवलप्ड है जी और यमुना बिल्कुल अनडेवलप्ड है, अभी तो जी वहाँ कुछ भी नहीं है, जी ठीक है ना। गुड़गांव के पास आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है ना। बहुत सारी एमएनसीज कंपनी लगी हुई हैं उधर, आईटी कंपनीज लगी हुई हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं। तो आज की कंपेरिजन, आज का अगर देखते हैं तो गुड़गांव मच मच बेटर देन ईडा जी एज फॉर द, मतलब एज पर रेजिडेंशियल पर्पज एज वेल एज आपका वर्किंग और कनेक्टिविटी के पर्पज से देखते हैं गुड़गांव मच बेटर है। बट जब यहाँ पे एयरपोर्ट आ जाएगा, जब यहाँ पे फिल्म सिटी आ जाएगी, जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग जाएगी, जब यहाँ एमएनसीज आ जाएंगी, जब यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, पोर्ट टैक्सी होगी, मेट्रो होगी, हाई स्पीड मेट्रो होगी इधर, ठीक है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी इसकी होगी, यमुना एक्सप्रेस वे ऑलरेडी है ही, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे से कनेक्टिविटी होगी, रेलवे कॉरिडोर निकल रहा है। जब ये सब कुछ होगा हमारे यहाँ जेवर में होगा, तो तब जो है, और ये सब जो आना है 5 से 10 साल का टाइम में सब कुछ आ जाएगा इधर, जी ठीक है। लोग रहना तो चालू कर दिए हैं और अगले 3 से 4 साल के अंदर वहाँ पर लोग जो है प्रॉपर तरीके से जाके रह सकते हैं। 3 से 4 साल के अंदर वहाँ कोई भी जाके अपना घर बना के आराम से रह सकता है, ठीक है। तो आने वाले 10 साल में गुड़गांव और जेवर दोनों में जब हम कंपैरिजन करने के लिए बैठेंगे, तब जेवर जो ईडा एरिया है, वो ईडा एरिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपैरिजन टू गुड़गांव। ओके क्योंकि गुड़गांव में, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, हाँ गुड़गांव में पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या है। हमारे ईडा में प्रॉपर तरीके से पहले ही सारी प्लानिंग, सब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे कि ऐसी समस्याएं आ ही नहीं सकती। जी, जैसा कि सर व्यूवर्स को भी पता है, सबको पता है कि आप ईडा के मार्केट में बहुत दिन से हैं। आप एक तरीके से ईडा के मार्केट को लीड करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज से 5 साल पहले ईडा के मार्केट का क्या रेट था, आज के रेट की क्या सिचुएशन है, और आज से 5 साल बाद अगर देखें, अगर ये हम तीनों चीज़ें कंपेयर करें ईडा के रेट्स और अप्रिसिएशन के मामले में, तो उसमें क्या अप्रिसिएशन आया है और रेट क्या जो है? जैसा मैंने बताया था 2019 में फिक्स हुआ था एयरपोर्ट कि एयरपोर्ट जी इधर जेवर में आएगा, जी ठीक है। तो जब ये फिक्स हुआ कि जेवर में एयरपोर्ट आएगा, तो तब इस प्रॉपर्टी के रेट वहाँ सेल परचेज चालू हुआ, ठीक है ना। तब वहाँ पे जो है सेल परचेज आपका चालू हुआ था। उससे पहले वहाँ सेल परचेज नहीं होता था, बहुत कम होता था। मतलब मिनिमम। हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स पड़ी रहती थी, और जो क्लाइंट्स, दो तरह के क्लाइंट होते हैं ना, कि एक तो क्लाइंट होता है चलो उसको पेशेंस है, एक क्लाइंट होता है कि यार
डेड मनी है, इसको निकालो, तो जैसे चाहो इसको वैसे बेच दो, बोलते मिश्रा जी जैसे चाहो इसको बेच दो वैसे। तो उस समय ये हालत थी। 2019 के बाद ये प्रॉपर्टी डिमांड में आई, ठीक है। 2019 में प्रॉपर्टी का रेट जो हुआ करता था वो, इस प्रॉपर्टी का रेट लगभग 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट हुआ करता था वहाँ पे। 10,000? 10,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ओके। ठीक है। 2019 में अगर देखते हैं, 2019 के बाद प्रॉपर्टी में क्योंकि जब डिमांड बढ़ी तो रेट अप्रिसिएट किया, और यहाँ जो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए, यहाँ एजेंट्स काफ़ी एक्टिव हुए, ठीक है ना। हम लोग काफ़ी तरीके से, अच्छी तरीके से इधर एक कस्टमर का जो है एक मनोबल और उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर तरीके से उनको हर तरीके से उनकी हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे। तो वो यहाँ पे जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से रेट बढ़ा, रेट बायर्स, क्योंकि मार्केट में जब इंटरेस्टेड क्लाइंट्स आते हैं तभी मार्केट चढ़ती है। मार्केट कोई एजेंट नहीं चढ़ा सकता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स, लिमिटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन जब एंड यूजर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आते, डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, नंबर ऑफ बायर्स आते हैं, तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है। तो 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से रेट बढ़ते 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 पहले 10 का 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, इस तरह से रेट लगातार बढ़ा। आज की डेट में अगर देखते हैं 2019 से 2025 में हम बैठे हैं, क्योंकि 2 साल के आसपास लॉकडाउन में भी कोविड रहा, उसमें भी डिस्टर्बेंस रहा, और फिर भी जो यमुना का जो रेट है वो आज की डेट में लगभग 60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर मिनिमम रेट आज की डेट में चल रहा है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की लोकेशन, मतलब प्रॉपर्टी तो सब ठीक है, लेकिन जिस प्रॉपर्टी की लोकेशन थोड़ी सी वास्तु के हिसाब से लोग यहाँ देखते हैं कि साउथ फेसिंग ना हो, जो है कोई बहुत गांव के बिल्कुल नज़दीक ना हो, ऐसी जगह, तो मिनिमम जो प्रॉपर्टी का रेट जो है वो 1.80, मतलब 1,80,00,000, दैट मीन्स 300 स्क्वायर मीटर की अगर बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ प्लॉट्स वहाँ 300 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा हैं, तो एक हम एवरेज 300 स्क्वायर मीटर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 300 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से चल के आज की रेट में मिनिमम 60,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी है, और 60,000 वो मिनिमम रेट है। 60,000 से प्रॉपर्टी 80,000 के बीच में आज की डेट में प्रॉपर्टी का सेल प्रोसेस चल रहा है। तो दैट मीन्स कितना अप्रिसिएशन हुआ, 6 टाइम्स टू 8 टाइम प्रॉपर्टी का रेट अप्रिसिएट किया है। उसमें 30 लाख की प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी मिलती थी, आज की डेट में 30 लाख की प्रॉपर्टी जो 2019 में थी, और आज का कंपेरिजन करते हैं वैसी प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी आपको कम से कम 2 करोड़ 15 लाख, 2 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी मिलेगी। दैट मीन्स 7 टाइम्स अप्रिसिएट प्रॉपर्टी हुई है। मीन्स 2019 साल में, 5 6 साल, मान 5 लेते हैं। साल, 5-6 साल में, 6 साल में 2 साल कोविड का, 5-6 साल में 7 टाइम्स प्रॉपर्टी अप्रिसिएट हुई है। तो 7 टाइम्स अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का मिला है पिछले 5 साल में, ठीक है जी। आज की डेट में 5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपने देख लिया कि कैसा डेवलपमेंट है, क्या है। और आने वाले समय में जब 5 साल में ये डेवलपमेंट हुआ है, ये रेट अप्रिसिएट किया है, तो आने वाले समय में, जैसे आज हम बैठे हैं सितंबर में, ठीक है जी। तो अक्टूबर एंड में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो रहा है, फिर फिल्म सिटी का भी होगा, डेवलपमेंट इंडस्ट्री चलेगा, एयरपोर्ट का भी काम, क्योंकि एयरपोर्ट अभी रनवे ऐसा कुछ 3 या 4 रनवे चालू करेंगे ये लोग, फिर रनवे भी बनेंगे, नंबर ऑफ होटल्स बनेंगे, सब कुछ डेवलपमेंट चलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट आने के बाद, एयरपोर्ट चालू होने के बाद काफ़ी ह्यूज मात्रा में डेवलपमेंट इधर होएगा। तो जब डेवलपमेंट होगा तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि 5 साल में क्या प्रोडिक्शन आपका है, तो मुझे जो लगता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो लगता है, वैसे ये हमारा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं कोई बहुत वो नहीं हूँ कि ये मैं आपको जस्ट क्या बोलते प्रेडिक्ट कर दूँ, कोई प्रेडिक्ट नहीं, ये हमारा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। वो कम से कम प्रॉपर्टी 5 साल में 3 टाइम्स जो आज की डेट में रेट है वो 3 टाइम्स जाएगा। दैट मीन्स प्रॉपर्टी का रेट अगले 5 साल में कम से कम 1,80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का प्रॉपर्टी 1,80,000 पर स्क्वायर मीटर का रेट होगा अगले 5 साल मिनिमम। ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम इतना तो होगा हमारे हिसाब से। ओके सर, ओके। तो इन्वेस्टर्स के लिए, बायर्स के लिए जिनका बजट अभी थोड़ा सा कम है, उनके लिए ईडा के प्लॉट लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी बजट में आ रही है, फिर प्रॉपर्टी के रेट एप्रिसिएट ज़्यादा कर जाएंगे, फिर थोड़ा सा प्रॉपर्टी में, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ता है वैसे वैसे फिर जिनका बजट कम होता है वो मार्केट में नहीं इंटर कर पाते हैं, फिर वो छोटे प्लॉट्स में जाते हैं, फिर वो फ्लैट्स में जाते हैं, फिर वो कहीं और एरिया में जाते हैं। तो आज की डेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना
या अपने लिए घर बनाने के लिए कोठी के हिसाब से, क्योंकि 300 मीटर में अच्छी कोठी बनती है, 300 मीटर, जी। 500 मीटर, 1000 मीटर अच्छी बढ़िया उम्दा कोठी बनती है। तो अभी वहाँ पे लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं या अपने लिए घर लेते हैं, तो अभी फिजिबल है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि रेट तो डे बाई डे प्रॉपर्टी का ही बढ़ेगा। हुँ। अभी मुझे जो लगता है, अभी मैं आपको एक और बता देता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आज सितंबर में हम लोग बैठे हैं, एयरपोर्ट का डेट आ गया है कि एयरपोर्ट 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को यहाँ पे जो है एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होगा। ठीक है, तो अगले कितना 45 डेज लगभग होगा, बचा होगा यस। 44 डेज। हाँ, 44 डेज़ बचे ठीक है, हुए हैं। आज की हाँ। डेट से है। तो ये 45 डेज में प्रॉपर्टी में कम से कम 10 से 15% का एप्रिसिएशन आने की 100 नहीं 200% चांसेस हैं इन जस्ट 45 विद इन डेज़? 45 डेज। बिकॉज ज़्यादातर, क्योंकि एयरपोर्ट की जो टाइमलाइन थी जी। वो 3 से 4 बार जो है वो एक्सटेंड हुई। एक्सटेंड हुई है, कि एयरपोर्ट पहले 2024 में लॉन्च होने वाला था, 25 में हुआ, 25 में भी 1-2 डेट निकल गई। अब जाके जो है डेट फिक्स हुई है कि 30 अक्टूबर को मोदी जी आएंगे। तो जो मुझे लगता है, जैसा मेरा अपना ओपिनियन है, वो प्रॉपर्टी में कम से कम 10 से 15% का एप्रिसिएशन आएगा। तो 300 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी में क्या आएगा मिनिमम, आप मान के चलिए कम से कम 30 लाख रुपए के आसपास, 20 से 30 लाख के अंतर प्रॉपर्टी में आ जाएगा आज के रेट और 45 डेज के बाद के 45 रेट डेज़ में। के बाद। ठीक, जैसे कि सर आपने बताया कि आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद वहाँ पे एंड यूज़र आने लगेंगे, लोग रहने लगेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। फिल्म सिटी का भी आई थिंक शिलान्यास होने वाला है। आपने पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके साथ-साथ में अगर हम देखें तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स जो हैं, उनके अंदर एमिनिटीज़ क्या-क्या आ रही हैं? क्या-क्या उनके अंदर फैसिलिटीज़ आ रही हैं? लाइक आपका कॉमर्शियल्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या-क्या वहाँ पे कैसे जो है डेवलप की जा रही हैं रेजिडेंशियल सेक्टर्स के अंदर? ईडा ने बड़ी प्लानिंग के साथ ये सेक्टर्स और एरिया डेवलप कर रही है। जी। हर सेक्टर के अंदर कॉमर्शियल निकाला हुआ है। हुँ। हर सेक्टर, सेक्टर का मतलब पॉकेट्स की बात करूँ, सेक्टर में नंबर ऑफ पॉकेट 26 पॉकेट्स हैं। अच्छा, ठीक ठीक है। है, हाँ। तो हर पॉकेट में कॉमर्शियल निकला हुआ है, हर पॉकेट में फैसिलिटी निकला हुआ है। ओके। फैसिलिटीज जैसे सेक्टर के अंदर जो क्लब हाउस, आरडब्ल्यू ऑफिस, छोटा बैंक्वेट हॉल, या जो लाइब्रेरी टाइप का जो होता है, ये हर पॉकेट के अंदर, सेक्टर के अंदर स्कूल्स निकाले हुए हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी ने सारी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से, स्कूल्स, हॉस्पिटल के प्लॉट्स, ठीक है, आपके कमर्शियल प्लॉट्स, ठीक है, ये सारी की सारी प्लानिंग ऑलरेडी अथॉरिटी ने करी हुई है। तो कॉमर्शियल भी आएंगे उधर, अपने फैसिलिटीज़ के लिए जो भी अपने जो सेक्टर के अंदर जो बेसिक नेसेसिटी होती है, वो सारी चीज़ आएंगी। पुलिस स्टेशंस भी होंगे, ठीक है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे, मॉल भी उधर आएंगे, क्योंकि सेक्टर 15, सेक्टर्स 15A, 15B, ये सेक्टर्स जो आपके जी। हैं, ये सेक्टर सारे कमर्शियल सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर वैसे ही सेक्टर बनेंगे जैसे आपके नोएडा का सेक्टर 18 के आसपास वाला एरिया जो डेवलप हो रखा है। ऐसे ही अच्छे अच्छे मॉल, कमर्शियल बिल्डिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस उधर साइड में आएंगे। आपने देखा होगा एक्सप्रेसवे के साइड में एक लाल पट्टी जाती है, जी, ठीक जी। है, वो लाल पट्टी हाँ। जहाँ 5 स्टार होटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग, कॉर्पोरेट टावर्स, अच्छे अच्छे टावर्स उधर आएंगे। तो और यूनिवर्सिटीज आपने देखा होगा कि अभी 26 यूनिवर्सिटीज़ को प्लॉट अलॉट किए गए हैं, जी। जिसमें 4 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में हैं। तो प्लानिंग अथॉरिटी की बहुत उम्दा प्लानिंग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, और इस प्लानिंग से अथॉरिटी जो काम कर रही है, वो 100 नहीं 200% जो भी वहाँ चाहे इंडिविजुअल पर्पज से प्रॉपर्टी खरीदें जो रहेंगे जाके, या जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, वो दोनों को अच्छा सा बेनिफिट होने वाला है। गवर्नमेंट 100% फोकस्ड है। नोएडा में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी जी की सरकार जो है, वो 100% फोकस्ड है। उनको मालूम है कि नोएडा उत्तर प्रदेश का 100 विंडो है, जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश 100 विंडो है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे क्रीम जो इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ है, नोएडा में है। नोएडा। नोएडा में ही एयरपोर्ट आ रहा है, नोएडा में ही फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो नोएडा सरकार की नज़र में सबसे टॉप लाइन में है, तो सरकार 100% फोकस्ड होकर काम कर रही है। तो प्लानिंग बहुत अच्छी है। एंड यूजर को जो रहने के लिए अपने घर देखें, उनको, इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है साइड में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने लिए घर लेने के लिए। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन की डेट आ गई है, तो आप हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से व्यूवर्स को, बायर्स को, इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आप अभी?
मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने व्यूअर्स, अपने क्लाइंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि यदि आप प्रॉपर्टी का मन बना चुके हैं, तो डिले ना करें, प्रॉपर्टी आइडेंटिफ़ाई करें, एजेंट आइडेंटिफ़ाई करें कि कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदनी है और कैसी प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी का सर्वे प्रॉपर तरीके से करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि किसी पे आँख बंद करके विश्वास तो नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से सर्वे करके जो भी उनको 2, 4, 5 दिन का टाइम जो लग रहा है, प्रॉपर्टी का अपना टाइम लें, प्रॉपर्टी सर्वे करें और डील को लॉक कर लें, ठीक है? जी। क्योंकि यदि प्रॉपर्टी डिले करेंगे तो रेट एप्रिसिएट 100 नहीं 200% होना ही होना है, उसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। तो प्रॉपर्टी का जिसका मन है आज की डेट में, जिन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, वो प्रॉपर्टी सर्च करें और प्रॉपर्टी को इमीडिएट डील को डन करें, मेरे जी हिसाब से। जी सर, ये तो सारा प्रॉपर्टी के बारे में बात हो गई, रजिस्ट्री के बारे में बात हो गई, आपने हमें पूरा रेजिडेंशियल के बारे में समझाया। एक और डाउट, छोटा सा डाउट आता है इन्वेस्टर्स और बायर्स के बीच में, पेनल्टी को लेके। पेनल्टी के क्लॉज क्या हैं और आफ्टर रजिस्ट्री कितना टाइम मिलता है जो है एक एलॉटी को या बायर को कंप्लीशन वगैरह के लिए, ये आप थोड़ा और हम क्लियर कर दीजिए। जैसा अथॉरिटी गाइडलाइन है, जो जब रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री के बाद अलॉटीज को 3 साल का टाइम मिलता है जी कि 3 साल में उनको अपने मकान को बनाना है। मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट जो अथॉरिटी गाइडलाइन देती है, कंप्लीसन, जिसको हम कंप्लीसन हाउस बोलते हैं, सीसी लेना होता है, वो सीसी लेना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है? ओके वो 3 साल के अंदर। ओके उसमें एक छोटी सी गाइडलाइन और होती है कि यदि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से, दैट मीन्स बेसिक मूलभूत सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज, पार्क, स्ट्रीट लाइट, वाटर सप्लाई, ये सब प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी जब तक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं कर देती, तब तक पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकती, ठीक है ओके ना? लेकिन अथॉरिटी के हिसाब से जो टाइमलाइन होती है वो 3 साल का टाइम मिलता है। लेकिन यूपी अपार्टमेंट एक्ट या रेरा एक्ट जो वो होता है, रेरा की अगर हम बात करें, जी तो रेरा के हिसाब से कोई भी, चाहे प्राइवेट बिल्डर हो, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे वो कोई प्राधिकरण हो, कोई भी जहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, जब तक बेसिक एमिनिटीज, बेसिक डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, तब तक जी कोई भी बॉडी, चाहे वो सरकारी बॉडी हो, चाहे प्राइवेट बॉडी, कोई भी बॉडी किसी अलॉटी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज नहीं नहीं कर कर सकती। तो ओके अथॉरिटी पेनल्टी तब लगाएगी जी। जब अथॉरिटी अपना डेवलपमेंट पूरा कर तो देगी। अभी कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है अथॉरिटी ने? अथॉरिटी ने इस वजह से लगभग 4 से 5 रिलैक्सेशन दे चुकी है ओके अथॉरिटी, कि 4 से 5 एक्सटेंशन मिल चुके हैं लोगों को, कि रजिस्ट्री कराने के लिए भी मिलता है और कंस्ट्रक्शन के लिए भी मिलता है। तो अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी को जानकारी है, अथॉरिटी रूल के हिसाब से चलेगी, तो अथॉरिटी अपना काम बहुत तेज़ी से कर रही है। उधर काफ़ी पॉकेट्स में काम चल रहा है, तो जैसे जैसे अथॉरिटी काम बन रहा है, अथॉरिटी लेटर भेज रही है लोगों को कि हाँ अपनी रजिस्ट्री कराओ, अपने कंप्लीशन बनाओ, ठीक है? नहीं बनाओगे तो पेनल्टी लगेगी, ओके ठीक है? तो बेसिक मैंने बता दिया आपको कि बेसिक जी बेसिक क्या होता है, कि जब जी तक अथॉरिटी बेसिक पूरा काम नहीं कर देती, तब तक अथॉरिटी पेनल्टी किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकती। ओके। लास्ट में सर, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो रेजिडेंशियल ईडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशंस? मेरा सजेशन यही है कि अपने, उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है तो जी प्रॉपर्टी खरीदें, जी क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी का रेट, और आने वाले 40-45 दिन में प्रॉपर्टी के रेट में 10 से 15% का एप्रिसिएशन आने वाला है। तो 100 नहीं 200% आपने अगर माइंड मेकअप कर लिया प्रॉपर्टी ईडा में जी खरीदनी है, जी और मैं तो यही कहूँगा कि जिसके पास पैसे रखे हैं जी वो यमुना में इन्वेस्ट करे। जी यमुना में और पैसे भी नहीं रखे तो बैंक से फंड करा के, बैंक से आज का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 7% 8% इंटरेस्ट 8% चल चल रहा रहा है, है ठीक जी है ना? जी जब 7-8% का एनुअली इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है, जी और एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में आना है कितना? 20% 30% जैसा कि आपने 30% तो मिनिमम मान लो आप, एक साल जी का जी मिनिमम मान लो, 30%, मिनिमम, हाँ मिनिमम मिनिमम 30% मिनिमम पर ईयर का जी एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। जी पिछले तो 100% का आया, हाँ पिछले 5 साल में देखो 100% से ऊपर निकला है पर जी ईयर जी एप्रिसिएशन। आने वाले समय में मिनिमम 30% भी मान लेते हैं, जी तो 7-8, जिनके पास फंड नहीं है, एक मिनिमम फंड, सेल्फ फंड है, बाकी बैंक से उनकी लोन एलिजिबिलिटी होगी, वो अपना लोन लेके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनका रेट ऑफ एप्रिसिएशन 30% जी एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का मिलेगा ही मिलेगा, जी जी ठीक है? तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बहुत सुनहरा मौका है, जी और प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करें, यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर, हमारे व्यूवर्स को ईडा के रेजिडेंशियल एरिया को इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि पवन सर ने कैसे रेजिडेंशियल एरिया ईडा को एक डिटेल तरीके में समझाया है। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।